मई 21, 2015 को साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने प्रिडिक्ट किया कि नवंबर में हम एक स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन को होते हुए देखेंगे, जो कि हमसे बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है और सिचुएटेड है एक स्पाइरल गैलेक्सी SP1149 में। यह पहली बार था जब किसी ने एक सुपरनोवा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिंपली बिकॉज ये बहुत ही रेयर और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर आप सुपरनोवा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिन स्टार्स का मास 8 to 10 सोलर मासेस से ज़्यादा होता है वही सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में जा सकते हैं। जब स्टार्स का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाते हैं और वायलेंटली एक्सप्लोड जाते हैं। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक पूरे गैलेक्सी के जितना ब्राइट हो सकता है और इम्पॉर्टेंटली उस एक्सप्लोजन से निकली लाइट एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। वो एक वीक तक बहुत ब्राइटली ग्लो करती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। सुपरनोवा एक बहुत ही रेयर इवेंट है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी गैलेक्सी जिसमें 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स है उस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन एन एवरेज 2 सुपरनोवा पर सेंचुरी। हाँ, हम ये तो बता सकते हैं कि स्टार का फ्यूल कब तक रहेगा बेस्ड ऑन इट्स मास, लुमिनोसिटी एंड कलर टेम्परेचर। इन डेटा से हम पिन पॉइंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टार की लाइफ को, लेकिन ये पता लगाना कि वो स्टार कब सुपरनोवा में एक्सप्लोड होगा ये अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर हम बात करें हमारे अपने गैलेक्सी के स्टार बिटेलजियस की, जो कि एक रेड सुपर जायंट स्टार है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टार सुपरनोवा में एक्सप्लोड होने का एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग बिटेलजियस किसी भी वक्त एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो सकता है आने वाले कुछ हजार सालों में। पर जब ये होगा तब इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होगी कि इसको आप डे टाइम में भी देख पाएंगे और रात में ये फुल मून से भी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। वैसे स्टार की लाइफ से कंपेयर करें तो 1000 साल एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, बट फॉर अस इट्स लाइक फॉर एवर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना टफ कॉल होगा कि साइंटिस्ट ने इसको नवंबर 2015 में प्रिडिक्ट किया और नासा को रिक्वेस्ट किया हबल टेलीस्कोप के टाइम के लिए ताकि वो SP1149 गैलेक्सी के पिक्चर्स ले सके, और नासा ने उनकी ये रिक्वेस्ट मान भी ली। हबल टेलीस्कोप जब इस पार्ट ऑफ स्काई को देखने लगा तब वो सन के काफ़ी क्लोज था, जिसके कारण इमेजेस अच्छे से नहीं आ पा रही थी। बट फॉर्चुनेटली 30 अक्टूबर से सन उस पॉइंट से दूर जा चुका था और अब हबल वंस अ मंथ स्काई के उस पॉइंट को देखता था। इस इमेज में जो कि ली गई थी अक्टूबर के एंड में कोई सुपरनोवा नहीं था। नेक्स्ट इमेज ली गई थी 14 नवंबर को, बट अगेन इसमें भी कोई सुपरनोवा नहीं था। लेकिन थर्ड इमेज जो कि ली गई थी 11 दिसंबर को, वी गॉट ए जैकपॉट। वहाँ पे एक सुपरनोवा था और वहीं पे जहाँ साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था ये होगा, और वो भी उसी समय पे। So the question is, how did they able to do that with accuracy almost to a month? Well, इसका जवाब ये है कि उन्होंने एग्जैक्ट सेम सुपरनोवा को पहले भी देखा था, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बार। एक्चुअली साल भर पहले हबल ने ये इमेज ली थी। इस पे जो ये 4 डॉट्स हैं वो सुपरनोवा के मल्टीपल इमेजेस हैं, और हम इस सुपरनोवा को 4 अलग जगह पे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे और एक्सप्लोजन के बीच में एक तरह का लेंस है। ऑफ कोर्स ये लेंस किसी ग्लास का नहीं है, ये एक ग्रेविटेशनल लेंस है जो बना है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर से। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैग्नीफाई कर देती है और उनकी अपेरेंट ब्राइटनेस को भी, क्योंकि ये लाइट की रेस को कंसंट्रेट कर देती है। ये डिस्टेंस गैलेक्सी को डिफरेंट आर्क्स एंड वियर्ड शेप में फैला देती है, जस्ट लाइक अ लेंस वी यूज्ड टू सी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, सोर्स, लेंस एंड टेलीस्कोप। अगर लेंस एंड सोर्स स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे और तीनों परफेक्टली अलाइन होंगे तो हमें इस तरह की इमेज मिलेगी जिसे आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। सोर्स से जो लाइट आएगी वो लेंस के सभी डायरेक्शन में इक्वली बेंड हो जाएगी और इस इमेज को प्रोड्यूस करेगी। अगर सोर्स एंड लेंस स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे पर परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे तब हमें आइंस्टाइन रिंग में ब्रेक्स दिखेंगे और इमेजेस 2 सेमी सर्कल्स में स्प्लिट हो जाएगी। और अगर सोर्स, लेंस एंड टेलीस्कोप अलाइन होंगे बट लेंस एक्सियली सिमेट्रिक नहीं होगी, एग्जाम्पल लेंस अगर इलिप्टिकल शेप में होगी, तब हमें 4 इमेजेस मिलेंगी क्रॉस के शेप में, जिसे आइंस्टाइन क्रॉस कहते हैं। तो हमारे इस सुपरनोवा में ये हुआ होगा कि 9.3 बिलियन ईयर्स अगो एक डिस्टेंस गैलेक्सी में एक स्टार सुपरनोवा में एक्सप्लोड हुआ और इस एक्सप्लोजन से लाइट सभी डायरेक्शंस में फैल गई। फिर 5 बिलियन साल बाद जब अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब इस लाइट ने इनकाउंटर किया एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट को जिसने स्पेस टाइम को कर्व किया हुआ था, और ये मैसिव ऑब्जेक्ट गैलेक्सीज का क्लस्टर था जिसे मैक J1149.5 + 2223 है। क्वाइट अ बिग नेम। ये गैलेक्सी क्लस्टर बहुत ही मैसिव सब स्ट्रक्चर से बना है, जैसे इंडिविजुअल गैलेक्सीज एंड हेलोज ऑफ डार्क मैटर। जब लाइट इस क्लस्टर से ट्रेवल कर रही थी तब एक पॉइंट पे इसने इनकाउंटर किया इलिप्टिकल गैलेक्सी को, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्टली लाइन अप थी हमारी अर्थ से,
और इसी ग्रेविटेशनल लेंस ने डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज कर दिया अर्थ की तरफ और इसीलिए हमने सेम सुपरनोवा को 4 डिफरेंट लोकेशंस में देखा। और ये सुपरनोवा की इमेजेस सिर्फ 4 डिफरेंट प्लेसेस पे ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइम्स पे भी अपीयर हुई। रिलेटिवली फर्स्ट इमेज से बाकी इमेज में 5 days to 3 weeks का डिले पीरियड था और हम इस टाइम डिले को मेजर भी कर सकते हैं सुपरनोवा के डिस्टिंक्टिव लाइट कर्व के कारण। ये एक तरह की लकी डिस्कवरी थी। पहली बार एक मल्टीपल लेंस सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया गया था। और भी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मल्टीपल टाइम अपीयर हुए हैं स्काई में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण, जैसे इमेजेस ऑफ गैलेक्सीज। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स प्रिडिक्टिवली चेंज नहीं होते टाइम के साथ और इसीलिए इन इमेजेस को यूज़ करके उनके बीच का रिलेटिव टाइम डिले पता नहीं किया जा सकता। अब टाइम डिले का एक रीज़न ये भी है कि जो पाथ लाइट ने ली है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न और भी है। जो लाइट कर्व स्पेस टाइम से ट्रैवल करती है वो स्लो ट्रैवल करती है रिलेटिव टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। हालांकि इसका ज़्यादा एविडेंस नहीं है, पर यह एक वेल एस्टेब्लिश्ड और टेस्टेड पार्ट है जनरल रिलेटिविटी का। 1964 में अरविंद शेपिरो ने सजेस्ट किया ग्रेविटेशनल टाइम डिले को टेस्ट करने का एक पॉसिबल वे, जिसमें हम एक रडार सिग्नल सेंड करते हैं वीनस पे और मेज़र करते हैं कि उसे वापस आने में कितना टाइम लगता है। और उन्होंने कैलकुलेट किया कि सिग्नल को 200 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा लगा रिसीव होने में जब वो सन के अदर साइड था एज़ कम्पेयर जब वो हमसे क्लोज था। और ये डिले ही ग्रेविटेशनल टाइम डिले था, किसी तरह का एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं। और एक्सपेरिमेंटल डाटा ने भी एग्जैक्टली यही बताया जो प्रिडिक्ट किया गया था। आज के समय में हम जब भी वॉयेजर एंड पायोनियर स्पेसक्राफ्ट की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो शपीरो टाइम डिले को कंसिडर ज़रूर करते हैं। अब अगर हम इस 4 सुपरनोवा की इमेजेस को वापस से देखें तो क्या आपने नोटिस किया कि सेम गैलेक्सी 3 बार अपीयर हुई है। ये सुपरनोवा की होस्ट गैलेक्सी है जो खुद भी लेंस्ड हो गई है मैसिव क्लस्टर के कारण। इनफैक्ट इस क्लस्टर ने बहुत से गैलेक्सीज को लेंस्ड किया है और इसीलिए साइंटिस्ट इस गैलेक्सी क्लस्टर में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे थे सुपरनोवा होने के पहले। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम इस होस्ट गैलेक्सी के इमेज में ये 4 सुपरनोवा देख रहे हैं तो अदर 2 गैलेक्सीज के इमेजेस में हम ये सुपरनोवा कब देखेंगे। और फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल रिलेटिविटी की हेल्प से उन्होंने कैलकुलेट किया कि सुपरनोवा की इमेज 20 साल पहले 1995 में अपीयर हुई होगी। अब इसको चेक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है क्योंकि उस समय का कोई इमेज नहीं है जो इस स्काई को देख रहा हो। लेकिन गैलेक्सी की दूसरी इमेज में उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि सुपरनोवा एक बार फिर से अपीयर हुआ होगा 1 साल के टाइम में और हबल के द्वारा ली गई इमेज ने इसे कंफर्म भी किया। ये सक्सेसफुल प्रिडिक्शन कंफर्म करती है हमारी लाइट एंड ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग को इस होल यूनिवर्स की स्केल पे, विच रियली मेक्स मी फील प्राउड एज अ ह्यूमन बीइंग, बट इट हैज़ इवन बिगर इम्प्लीकेशंस। इस समय एस्ट्रोनॉमी में सबसे हॉटेस्ट डिबेट ये है कि आखिर यूनिवर्स कितनी फास्ट एक्सपेंड कर रहा है और इसको मेज़र किया जाता है हबल कांस्टेंट से। हबल कांस्टेंट को मेज़र करने का 2 मेन तरीका है। पहला कि हम उन स्टार्स को देखें जिनकी एब्सोल्यूट ल्यूमिनोसिटी हमको पता हो, फिर हम ये मेज़र करें कि वो हमको एक्चुअली में कितनी ब्राइट दिख रही हैं ताकि हम उनकी डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकें कि वो हमसे कितनी दूरी पे हैं। और फिर हम उस डिस्टेंस को कंबाइन करें कि वो लाइट कितनी रेड शिफ्टेड है, तब हम पता कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी तेज़ी से फैल रहा है। और इस मेथड को कहते हैं डिस्टेंस लैडर मेथड। और हबल कांस्टेंट की जो वैल्यू ये प्रोड्यूस करती है वो है 74 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। मतलब हर एक मेगा पार्सेक पे जब 2 गैलेक्सीज सेपरेट होती हैं तब ऑन एवरेज वो मूव हो रही होती हैं 74 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो दूसरा तरीका है हबल कांस्टेंट को मेज़र करने का वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करने का, जो कि इसेंशियली अर्ली यूनिवर्स का एक पिक्चर है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कैसे ये अर्ली यूनिवर्स टाइम के साथ एक्सपेंड किया होगा। और जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ इस मेथड से वो था 67 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। और ये रिजल्ट पहले मेथड से ऑब्टेन रिजल्ट से स्लो था। पिछले कुछ सालों में दोनों टेक्निक्स को रीडिफाइन किया गया है, जिसने दोनों रिजल्ट्स की अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक कम किया है। लेकिन फिर भी ये वैल्यूज़ एक दूसरे से अभी भी काफ़ी दूर हैं और इसीलिए इसको पॉसिबल क्राइसिस फॉर कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन हबल कांस्टेंट को मेज़र करने का कुछ इंडिपेंडेंट तरीका भी है, जिसमें से एक है मल्टीपल लेंस सुपरनोवा और उनके अपीयर होने के टाइम डिले को यूज़ करके। ये मेथड सबसे पहले प्रपोज किया गया था एक नॉर्वेगियन एस्ट्रोनॉमर ज़ूर रेसडाल के द्वारा 1964 में। और इस मेथड से हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी 64 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। ऑल्दो इस मेथड में एरर बार्स काफ़ी थे, पर यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिजल्ट के काफ़ी क्लोज था। एंड इन दी एंड व्हाट आई फील इज़ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हमारे यूनिवर्स के वर्किंग कॉन्सेप्ट छुपे हैं, जिन्हें हम एक पजल की तरह सॉल्व करते जा रहे हैं। और साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा की गई इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और ये वीडियो मेरी तरफ से उन साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक एट्रीब्यूट है उनके वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, बिकॉज एज वी नो साइंस ऑफ टुडे विल बिकम टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो में बस इतना ही। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे वंडरफुल।